हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्तकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम करने वाले हैं प्राथमिक उपचार किशोरावस्था। ओनली 10 मिनट का ये वीडियो है। 10 मिनट में आपके इसके पूरे टॉपिक तैयार हो जाएंगे। जो मेन चीज़ें पूछी जाती हैं, कुछ फैक्ट तो ऐसे रहते हैं जो आप खुद ही मन से कर सकते हैं। प्राथमिक उपचार और किशोरावस्था किशोरावस्था से संबंधित जो कथन है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फटाफट कर लेते हैं। उसके बाद शाम को मैं आईसीएमआर का वीडियो और जो प्रबंधन का आप लोग बोल रहे हैं जिनका एग्ज़ाम 1-2 दिन में, तो प्रबंधन वाला वो जो है वो भी मैं रात को ही लेके आऊँगी। ठीक है, बाकी जो जैसा जैसा पेपर रहेगा, जैसा पता लगेगा लड़कियों से, उन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन टॉपिक तैयार करेंगे आने वाले वीडियो में। प्राथमिक उपचार क्या होता है? देखो, प्राथमिक उपचार को हम फर्स्ट एड भी बोलते हैं। फर्स्ट एड आपने सुना होगा ना, फर्स्ट एड बॉक्स घर में रखा हुआ होता है। कभी भी किसी को सिर दर्द हो रहा है, डिस्प्रिन दे दिया है ना, किसी को लूज मोशन हो गए तो ओआरएस का घोल दे दिया बना के। ये जो चीज़ें होती हैं, बुखार आ गया तो पैरास्टामोल दे दिया, कहीं से कट लग गया तो अपन ने जल्दी से रुई लगा कर उसमें डेटॉल लगा के साफ़ कर दिया। ये जो चीज़ें होती हैं ये प्राथमिक उपचार के अंतर्गत आती हैं। छोटे वोटे खरोंचों को साफ करके उसमें पट्टी बांधना, आँखों को रोशनी से बचाने के लिए किसी केमिकल से मिलने के बाद तुरंत आँख धोना। जैसे कि आप लोगों ने तैयार होने के लिए आँखों में क्या लगा लिया, आईलाइनर लगा लिया, मस्करा लगा लिया। अब आँखों पे तो वो नुकसान पहुंचा सकता है ना, क्योंकि उसमें केमिकल है, तो तुरंत आपने उसको साफ कर लिया। ये भी प्राथमिक उपचार में आता है। अस्थि भंग, मोच और जोड़ों में अगर कोई खिंचाव हो रहा है तो तुरंत उसकी मसाज कर लेना। चोकिंग को रोकना, कहीं हो रहा है अत्यधिक रक्त स्राव अगर हो रहा है तो तुरंत पट्टी बांध लेना। बेहोश मरीज की मदद करना। किसी रोग के होने या चोट लगने पर किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा जो सीमित उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक चिकित्सा बोलते हैं। प्राथमिक से जो होता है, प्राथमिक चिकित्सा किसके द्वारा होती है? अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा। उसको कोई प्रशिक्षित डॉक्टर जो होते हैं ना, वो प्रशिक्षित होते हैं, उनको अपन द्वितीयक उपचार बोलते हैं। तृतीयक उपचार कौन से होते हैं? जैसे कि ऑपरेशन हो रहा है, बड़े बड़े जो उपचार होते हैं वो तृतीयक होते हैं। प्राथमिक उपचार मतलब को घर में कर दिया, अपने घर में मम्मी वगैरह होती हैं, अपन को जरा सी चोट लगी है, हल्दी लगा दी, ये प्राथमिक उपचार आ गया। ठीक है, प्राथमिक उपचार किन किन स्थितियों में मतलब होता है? ऊंचाई पर जाने से समस्या होना, हड्डी टूटना, जल जाते तो अपन जल्दी से ठंडे पानी में हाथ लगा देते हैं, है ना। हार्ट अटैक, श्वसन मार्ग में किसी प्रकार का अवरोध आ जाना, यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि श्वसन मार्ग में अवरोध आ गया तो अपन को जल्दी से सीपीआर दे देना चाहिए। पानी में व्यक्ति डूब रहा है तो जल्दी से उसकी वायु को मतलब उसमें हवा देनी चाहिए ताकि उसकी जो सांस है वो वापस आ पाए। हीट स्ट्रोक, मधुमेह के रोगी का एकदम से बेहोश हो जाना, हड्डी के रोगों जोड़ों का विस्थापन, कोई विष अगर किसी की विष वाले जीव ने अगर काट लिया है तो वहीं पर तुरंत पट्टी बांध देना। किसी कुत्ते ने अगर काट लिया है तो घाव को साबुन से धो देना। ये सारी चीज़ें जो होती हैं प्राथमिक चिकित्सा में उपयोगी होती हैं। जो व्यक्ति प्राथमिक चिकित्सा करे आपके घर में, वो कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो वो विवेकी होना चाहिए। प्रशिक्षित नहीं हो लेकिन उसको बुद्धिमान तो हो कि वो समझ पाए कि ये जो दुर्घटना हुई है ये क्या हुई है। जैसे कि खून निकल रहा है तो काहे से निकला है ये खून? किसी से छिल गया है, कहीं से लग के आया है, किसी ने खा लिया है। ठीक है, तो उसका विश्वसनीय होना जरूरी है, विवेकी होना जरूरी होता है, व्यवहार कुशल होना जरूरी होता है कि जिससे कि वो जो रोगी को जो प्राथमिक चिकित्सा दे, रोगी उस पर तुरंत विश्वास कर पाए, उसको व्यवहार कुशल हो जाए। युक्तिपूर्ण होना चाहिए, जिससे कि ऐसा युक्तिपूर्ण होना चाहिए, रिसोर्सफुल मतलब उसके पास संसाधन होना चाहिए, कपड़ा वपड़ा होना चाहिए, रुई वगैरह होना चाहिए, ट्यूब वगैरह होना चाहिए, जिससे वो तुरंत जो है व्यक्ति है उसका प्राथमिक उपचार कर सके। चौथा होता है निपुण। निपुण मतलब होता है कि वह ऐसे उपायों को काम में लाए जिससे रोगी को कष्ट ना हो। पता चला रोगी को खून निकल रहा है और जो प्राथमिक उपचार करने वाला व्यक्ति है वो दवा दवा के खून निकाल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा दयालु स्वभाव होना चाहिए उसका कि रोगी उससे डरे नहीं। ठीक है, स्पष्ट वक्ता होना चाहिए जिससे कि वो लोगों को बात समझा पाए कि इसको ये हुआ है। घर में ही होते हैं लेकिन अच्छे होना चाहिए। गंभीर एवं घातक चोटों को पहचान करके उपचार कर सके। अध्यवसायी मतलब तत्काल सफलता मिलने पर भी निराश ना हो। अब जैसे कोई है प्राथमिक उपचार, आप एक कपड़ा बांध दिया, रुई बांध दी, रुक ही नहीं रहा खून, अब रुक ही नहीं रहा है तो खुद घबरा रहा है और वो मरीज को भी घबरा रहा है कि अरे यार तुम्हारा तो खून रुक ही नहीं रहा है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, सहानुभूति वाला होना चाहिए। ठीक है, ये पूछ सकते हैं कि प्राथमिक उपचार करने वाले में कौन से गुण नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है एएनएम में, तो ये इसलिए याद रखिएगा। प्राथमिक उपचार के मूल तत्व कौन से हैं? सबसे पहले रोगी की श्वास देखना चाहिए, नाड़ी देखना चाहिए। सारे लोग कमेंट करके बताइएगा कि वयस्क व्यक्ति की नाड़ी दर कितनी होती है।
वयस्क व्यक्ति की नाड़ी दर कितनी होती है और नवजात की, दोनों करके बताना। दोनों सर्च करोगे तो ये दोनों इफेक्ट आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि नवजात का तो पूछा ही जाता है। नवजात की नाड़ी दर और वयस्क व्यक्ति की नाड़ी दर दोनों मुझे कमेंट करके बताइएगा। सारे लोग नहीं आता, वीडियो पॉज करके पहले गूगल पे जाओ, सबसे पहले ये पता करो जिससे ये फैक्ट याद हो जाए। इंपॉर्टेंट है, 2017 के पेपर में पूछा था। तो सबसे पहले व्यक्ति अगर को लग गया है, व्यक्ति बेहोश हो, तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, नाड़ी देखते हैं कि नाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही है उसकी। अगर उसमें जीवन चिन्ह नहीं मिलता है, नाड़ी भी नहीं मिलती है, तो उस व्यक्ति को मृत नहीं समझना चाहिए। ये प्राथमिक उपचार की श्रेणी में आता है कि कभी भी नाड़ी नहीं मिल रही है तो व्यक्ति को मृत नहीं समझना चाहिए। उसको जब तक डॉक्टर ना कह दे, उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, और डॉक्टर कह देगा कि हाँ व्यक्ति मर गया है, तभी उसको मरा समझना चाहिए। रोगी को तत्काल चोट के कारण से दूर करना चाहिए। जिस स्थान से अत्यधिक रक्तस्राव हो उसको पहले उपचार करना चाहिए। घाव है तो साफ कर देना चाहिए, पट्टी बांध देना चाहिए। श्वास मार्ग की सभी बाधाएं दूर करने के लिए शुद्ध वायु संचार करना चाहिए। अगर श्वास की प्रॉब्लम है तो वायु का जो संचार होना चाहिए अच्छा स्वच्छ होना चाहिए, ठीक है। और जो मरीज रहता है उसको कंबल का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि अगर उसको ठंड लग रही हो तो ठंड ना हो। घायल को जिस स्थिति में आराम मिले वो उस स्थिति में उसको रखना चाहिए। यदि उसकी हड्डी टूटी हो तो उस स्थान को हिलाना नहीं चाहिए। यदि किसी विष वाले जीव ने उसको खा लिया हो तो प्रति विष का उपयोग करके उस विष को नाश करना चाहिए, मतलब एंटीटॉक्सिन का उपयोग करके उसको नाश करने की कोशिश करना चाहिए। जो व्यक्ति घायल हो उसको ढीले कपड़े पहनाना चाहिए। जब रोगी कुछ खाने योग्य हो तब उसको चाय, कॉफ़ी, दूध आदि उत्तेजक पदार्थ उसको पिलाना चाहिए। और अगर बेहोश हो तो ऐसी चीज़ें सुंघाओ उसको कि जिससे वो होश में आ जाए, ठीक है। प्राथमिक उपचारक को डॉक्टर के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे सहायक के रूप में काम करना चाहिए। अगर प्राथमिक उपचार हो रहा हो और डॉक्टर है तो उसको अपनी अकल नहीं भिजाना चाहिए, उसको उसी को ही तसल्ली देके उसी काम को करने देना चाहिए। सबसे मेन होता है कार्डियो पल्मोनरी रिसेशन, इसको हम बोलते हैं CPR बोलते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है। ये उस समय ज़रूरी होता है कि जब भी सांस तेज चल रही हो, सांस में रुकावट आ रही हो, तब CPR दी जाती है। किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा हो तब दी जाती है। सबसे पहले पीड़ित को क्या करते हैं, सख्त सतह पर पीठ के बल लिटा देते हैं। पीठ के बल मतलब पीठ नीचे और व्यक्ति की छाती ऊपर, पीठ के बल लिटा दिया। उसको सांस चेक की जाती है। बिच्छू ने अगर डंक मार दिया हो तो डंक को सबसे पहले चिमटी से बाहर निकालना चाहिए। प्रभावित भाग को साबुन से धोना चाहिए। अब देखो यहाँ पर पूछेंगे आपसे कि यदि बिच्छू ने डंक मार दिया तो प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए, तो डंक को चिमटी से बाहर निकाल देना चाहिए और प्रभावित भाग को क्या करना चाहिए, साबुन से धो देना चाहिए। डंक को चिमटी से बाहर और प्रभावित भाग को क्या करना चाहिए, साबुन से धो देना चाहिए, याद रखना। सर्पदंश अगर सर्प ने खा लिया हो तो क्या करना चाहिए, सबसे पहला उपचार है पीड़ित को बहुत शांत रखा जाए, स्थिर रखा जाए। पीड़ित मरीज खुद ही घबराएगा तो वो कुछ लोग तो यही सोच के ही मर जाते हैं कि अरे यार हमको तो आपने खा लिया, यही सोच के निकल ले लेते हैं। तो यही नहीं सोचना है, बिल्कुल कूल रखना चाहिए कि नहीं तो कुछ नहीं है, अभी सही हो जाएगा। ऐसा मरीज को सबसे पहले कूल मतलब उसको बहुत ज़्यादा वो देना चाहिए, रिलैक्सेशन देना चाहिए कि अब तुमको कुछ नहीं होगा। अगर डूब गया है व्यक्ति और डूब से बाहर निकाला है तो पीठ के बल उसको समतल सतह पर लिटा देना चाहिए। सर को उसके पीछे की ओर झुकाना चाहिए और श्वसन क्रिया अगर बाधित हो डूबने पर तो CPR देना चाहिए। इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, आप किसी की सांस कैसे चेक करेंगे, उसकी छाती ऊपर उठ रही हो इससे चेक करेंगे। किसी वयस्क व्यक्ति की CPR में छाती के दबाव और बचाव सांस का सही अनुपात क्या होता है, 15:2। मतलब ये उस अवस्था का दबाव, ये अनुपात होता है जब नॉर्मल है। जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, तो हमारी जो छाती और सांस का जो दबाव होगा 15:2 होगा। लेकिन यदि हमारे सांस में कुछ समस्या आ गई है ना, और हमारी सांस अच्छे से नहीं चल रही है तो वो जो दबाव होगा ना वो 30:2 होगा। इस 30:2 का मतलब होता है कि 30 बार अगर छाती को दबाएंगे तो 2 बार सांस आएगी। और अभी अगर जो नॉर्मल स्थिति होती है उसमें 15 बार छाती को दबाते हैं तो 2 बार सांस आती है। जबकि जब हम किसी व्यक्ति को CPR देते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिसेशन देते हैं, तो क्या होता है 30 बार छाती दबाते हैं तो 2 बार सांस आती है। पूछते हैं कि छाती दबाव और सांस का अनुपात कितना होना चाहिए, 30:2 होना चाहिए। छाती का और सांसों का दबाव कितना होना चाहिए, 30:2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 30:2 होना चाहिए। ये क्वेश्चन है ना पिछली बार पूछा गया था और आपसे फिर पूछ सकते हैं, ठीक है।
कि छाती का दबाव और छाती और का बचाव और सांसों का अनुपात कितना होना चाहिए। तो 30:2 होना चाहिए। कब? जब CPR दे रहे हो। नॉर्मल कितना होना चाहिए? 15:2 होना चाहिए। CPR को देने का क्या तरीका होता है? वायु मार्ग, नाक, मुंह, गला को साफ करें अच्छे से। व्यक्ति को पीठ के बल लिटाएं। व्यक्ति को सिर को पीछे से धीरे से पीछे की ओर झुकाएं। सिर पीछे की ओर झुकेगा, जैसे छाती थोड़ी सी ऊपर आएगी, फैल के आएगी, और ठुड्डी को ऊपर उठाएं। एक हाथ की एड़ी को छाती के बीच में निप्पल लाइन के ठीक नीचे रखें और दूसरे हाथ को पहले हाथ के ऊपर रखें। छाती को कम से कम, ये इम्पोर्टेंट है, CPR देते समय छाती को कितने इंच की गहराई तक दबाना चाहिए? तो CPR देते समय छाती को 2 इंच की गहराई तक दबाना चाहिए। कितना? 2 इंच की गहराई तक। देखो, यदि एक नवजात की छाती को दबा रहे हैं CPR देने के लिए, तो उसको 1.5 इंच की गहराई तक दबाना चाहिए। नवजात को कितने की? 1.5 इंच की गहराई तक दबाना चाहिए। और अगर किसी वयस्क व्यक्ति की छाती को दबा रहे हैं, है ना, तो उसको कितना दबाना चाहिए? 2 इंच की गहराई तक दबाना चाहिए। किस अनुपात में होना चाहिए? ये 30:2 में होना चाहिए। 2 इंच की गहराई तक दबाना चाहिए। जबकि नवजात को कितना दबाना चाहिए? 1.5 इंच की गहराई तक दबाना चाहिए। देखो, ये लिखा है, नवजात को 1.5 इंच तक दबाना चाहिए। 30 बार दबाव देने के बाद 2 बार सांसें आना चाहिए। जब एक व्यक्ति के जीवन के लक्षण दिखाई ना देने लगे तो चिकित्सीय सहायता ना आ जाए, तब तक छाती को दबाना और बचाव सांस लेना जारी रखें। मतलब छाती तब तक दबाना चाहिए जब तक कि व्यक्ति में जीवन के लक्षण वापस। अपन देखते हैं ना, अपन ने देखा है किसी को अटैक आता है तो अपन उसकी छाती दबाते हैं, बार बार उसकी छाती दबाते हो। 30 बार छाती दबाने पर कम से कम 2 बार सांसें आना चाहिए। अगर नहीं आती हैं तो हमको डॉक्टर के आने का फिर वेट करना चाहिए। बेहोश व्यक्ति सामान्य रूप से सांस ले रहा है या नहीं, इसकी जांच कम से कम 10 सेकंड तक करना चाहिए। बेहोश कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है, हम कैसे पता करेंगे कि बेहोश है या ये मर गया है? तो हर 10 सेकंड में उसकी हमको चेक कर लेना चाहिए। 10 सेकंड में, कि कम से कम 10 सेकंड में, कि हर 10 सेकंड में उसकी सांस आ रही है या नहीं आ रही है। गंभीर एलर्जी अगर किसी को हो गई है तो कौन सी टैबलेट देना चाहिए? गंभीर एलर्जी वाले व्यक्ति को एस्पिरिन टैबलेट देना चाहिए। और गंभीर बुखार अगर हो जाए तो पैरासिटामोल देना चाहिए। बेहोश व्यक्ति का वायु मार्ग सर पीछे की ओर झुकाकर ठोड़ी उठाकर खोलना चाहिए। बेहोश व्यक्ति का, अगर बेहोश व्यक्ति को हमें सांस देना हो, वायु मार्ग देना हो, तो क्या करना चाहिए? सर पीछे की ओर झुकाना चाहिए और ठोड़ी को उठाकर खोलना चाहिए। नवजात बच्चे को CPR देने के लिए अंगूठे का प्रयोग करना चाहिए। हर 2 मुंह से मुंह बचाव के लिए, मतलब नवजात के लिए बोल रहे हैं, नवजात के लिए 30 छाती संपीड़न का अनुपात 1 ही होगा। 30 अनुपात कितना होगा? 1 होगा। ये किसके लिए होगा? नवजात के लिए। वयस्क का कितना होता है? 30:2 होता है। शिशु या वयस्क को CPR दिया जा रहा हो, इसे 100 से 120 BPM पर किया जाना चाहिए। जले हुए भाग का प्राथमिक उपचार में नल के पानी का प्रयोग करना चाहिए। इम्पॉर्टेंट है ये। आपसे पूछेंगे कि जो व्यक्ति अगर कभी जल गया है, कोई बहुत तेज जल गया है, तो हम लोग क्या करते हैं घरों में? जल्दी से बोलते हैं अरे बर्फ़ के पानी में डाल लो, सही हो जाएगा, ठंडा रहेगा। लेकिन नहीं, बर्फ़ के पानी में डालोगे ना तो फफोले पड़ जाएंगे, और ज़्यादा घबरा जाएगा बेचारा जो जला होगा। बर्फ़ के पानी में नहीं डालना चाहिए। सबसे पहले नल के पानी से साफ़ करना चाहिए, जो टैप वाटर रहता है। अब आपसे पूछते हैं, जो फफोले पड़ते हैं, फफोले कितने डिग्री पर जलने पर पड़ते हैं? फफोले पड़ते हैं जब व्यक्ति 2 डिग्री जल जाता है तो फफोले पड़ जाते हैं। 3 डिग्री पर अगर जल जाता है तो नर्व जल जाती हैं पूरी, और चौथे डिग्री पर अगर जल जाता है तो मांस पूरा जल जाता है व्यक्ति का। पहले डिग्री पर केवल भाप से जलते, कुकर वुकर से जल जाते हैं ना, तो वो एक ऊपर मांस ऊपर से हो जाता है। तो पहले डिग्री पर भाप से जलते हैं। दूसरे डिग्री पर क्या होता है? फफोले पड़ जाते हैं। और 3 डिग्री पर नर्व जल जाती है, और चौथे डिग्री पर मांस जल जाता है, और पहले डिग्री पर भाप से जलते। एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि यदि कुत्ते ने खा लिया है, यदि कुत्ते ने खा लिया, आपका कुत्ते ने काट खा लिया, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जो प्रभावित जगह है उसको साफ़ करना चाहिए, साबुन से साफ़ करना चाहिए। ये क्वेश्चन भी पिछली बार पूछा गया है कि अगर कुत्ते ने काट लिया तो क्या करेंगे? सबसे पहले प्रभावित जगह को साफ़ करना चाहिए। प्राथमिक उपचार में यही पूछा जाता है। अब अपन पढ़ते हैं किशोरावस्था के उपनाम और किशोरावस्था के बारे में पढ़ते हैं। किशोर अवस्था की मैं ट्रिक भी बताऊंगी, किशोर अवस्था की जो उपनाम है उनकी मैं ट्रिक भी बताऊंगी। फ्रेंड्स, ये मेरा MCQ बैच है। जिनको भी ये जो मैं अभी जो करा रही थी, ये हमारा थ्योरी बैच से करा रही थी। हमारे थ्योरी बैच बहुत शानदार है। हर टॉपिक की आपको उसमें थ्योरी मिलेगी,
ट्रिकी वीडियो मिलेंगे, हर टॉपिक के ट्रिक्स के साथ वीडियो मिलेंगे, हर टॉपिक के एमसीक्यू मिलेंगे, रोज़ाना टेस्ट होगा, सुबह शाम प्रैक्टिस चलती है। हमारे यहाँ टेस्ट ग्रुप मिलता है आपको एक टेलीग्राम पर, वहाँ पे इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की प्रैक्टिस होती है। जैसे कि आप एमसीक्यू लगाते हो कॉपी पेन पे, उसमें आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर एमसीक्यू लगाते हो, बहुत शानदार प्रैक्टिस होती है। उससे आपको पता चलता है कि आपका कितना गलत है कितना सही है। तो हमारा जो एमसीक्यू बैच है ये 399 का है। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको एक तो टेस्ट ग्रुप मिलेगा और एक एमसीक्यू टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, जहाँ पर हर टॉपिक के आपको एमसीक्यू मिलेंगे, हर टॉपिक के, चाहे वो अधिनियम हो, चाहे विभागीय योजना हो, चाहे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हो, बाल देखरेख संस्थान हो, एड्स नीतियाँ हो, जनन तंत्र हो, मानव अंग हो, प्रबंधन के सारे टॉपिक हो, सामुदायिक संगठन हो, नेतृत्व हो, आईसीएमआर हो, कुपोषण हो, टीकाकरण हो, रोग हो, सब कुछ पीडीएफ मिलेगा एमसीक्यू रूप में। ये हमारा जो है हम जीतेंगे बैच है, मतलब ये सब कुछ है। इसमें क्या है, थ्योरी भी मिलेगी, इसमें प्रैक्टिस भी बैच में मिलेंगे, इसमें एमसीक्यू भी मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे और ट्रिक भी मिलेगी, सब कुछ इसमें मिलेगा। इसमें एक टेस्ट ग्रुप मिलेगा आपको, एक हम जीतेंगे बैच टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, उसमें सारी ही पीडीएफ डली हुई हैं, सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। इसके अलावा जैसे जैसे एग्ज़ाम होगा बच्चों का, वैसे जो जो वहाँ पे पूछा जाएगा क्वेश्चन, उनसे संबंधित फैक्ट भी हम इन ग्रुप में कराएंगे। तो हमारा हम जीतेंगे बैच का चार्ज है 499। इसका प्रोसेस क्या है, आपको मुझे व्हाट्सअप करना है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आपको मुझे व्हाट्सअप करके बोलना है कि मैम हमें हम जीतेंगे बैच लेना है या एमसीक्यू बैच लेना है। जो भी लेना होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो वही पेमेंट जैसे ही आएगा मैं आपको पेमेंट नंबर दूंगी, जैसे ही पेमेंट आता है तो मैं आपको इन ग्रुप में ऐड कर लूँगी, ठीक है। इसके अलावा केवल आपको अगर टेस्ट देना है तो टेस्ट अकेले का 199 चार्ज है, हम आपको टेस्ट ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और केवल आपको वीडियो अकेले लेना है, केवल वीडियो 119 समथिंग वीडियो है, 199 में वो वीडियो ऐसी नहीं है, वो वीडियो ट्रिक के साथ है। हर एक वीडियो जो है वो ट्रिक के साथ है। आपको मतलब वो वीडियो सुन लोगे ना तो आपको टॉपिक ही याद हो जाएगा, आपको कुछ पढ़ने नहीं पड़ेगा। लेकिन वीडियो ग्रुप में आपको कोई भी पीडीएफ नहीं मिलेगी, लेकिन आपको पीडीएफ भी लेना है, थ्योरी पीडीएफ भी लेना है, एमसीक्यू पीडीएफ भी लेना है, ट्रिक भी लेना है, तो आप मुझे हम जीतेंगे बैच ले सकते हैं। किस तरह के नोट्स हैं, हमने कल एक बाल विकास का वीडियो बनाया था, उसमें आप देख सकते हैं नोट्स किस प्रकार के हैंड रिटन नोट्स हैं। एमसीक्यू के लिए भी मैंने एमसीक्यू के बहुत सारे वीडियो बनाए, उन्हीं एमसीक्यू में से बनाए, तो आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं इस प्रकार की ई बुक एमसीक्यू की मिलेंगी, ये प्रबंधन की ई बुक मिलेगी इस प्रकार से। बहुत जल्दी हम एमपीएसआई का एफएसओ का बैच स्टार्ट करने वाले हैं, आबकारी का बैच स्टार्ट करने वाले हैं 15 से। जो भी लेना चाहता है मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। ये जो है ये केवल रिवीजन टेस्ट सीरीज है, इसमें आपको टेस्ट ग्रुप मिलेगा टेस्ट के लिए। ये कंप्यूटर के हैं, इसमें 1000 प्लस एमसीक्यू है, एमएस ऑफिस, इंटरनेट, मोबाइल संचालन का ज्ञान, इनके क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए अब किशोरावस्था पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं किशोरावस्था के उपनाम। किशोरावस्था को क्या क्या कहा जाता है। सबसे पहला कहा जाता है किशोरावस्था को नया जन्म का काल। किशोरावस्था क्या होता है, एक नई जन्म होता है, एक नई स्फूर्ति आती है इसमें, तो उसको नया जन्म का काल कहा जाता है। बोल सकते हैं किशोरावस्था में बच्चा तो बेचारा बच्चा कैसे भी रह लेता है, लेकिन किशोरावस्था बहुत अच्छे से टिप टॉप जाएगा, बाल वाल अच्छा करेगा, पार्लर जाएंगी लड़कियां, आईब्रोज बनाएंगी, नई जन्म आ जाता है उनका। तो जैसे वो बाल अवस्था में रहते थे बिल्कुल हट जाती हैं उससे, तो नया जन्म आ जाता है। जीवन का कठिन काल भी कहलाता है। क्यों कहलाता है कि जहाँ एक बहुत एक अच्छी उम्र होती है कि हम बढ़िया तैयार वैयार होंगे, ये करेंगे, वहाँ एक टेंशन भी बनी रहती है। 10th होता है, 12th रहता है कि हमारे परसेंटेज कैसे बनेंगे, तो इसको कठिन काल भी बोलते हैं। परिपक्वता की अवस्था भी आती है कि इसी से ही ट्रिक से ऐसे ही याद कर लो कि जब हमको लगता है कि यार जीवन का कठिन काल है ना, तो जो हम और मैच्योरिटी आती है हमारे अंदर कि मतलब हमें परसेंटेज बनाना है, हमें अच्छे से पढ़ना है, पढ़ाई करना है, हमें कुछ जीवन में बनना है, तो एक परिपक्वता आती है। आंधी तूफान, तनाव और संघर्ष की अवस्था भी इसको बोला जाता है, क्योंकि ये ऐसी उम्र होती है कि हम खुद के लिए, खुद से भी हम प्रेम करते हैं, हमें खुद के लिए भी जीना होता है। हमको हमारे पेरेंट्स के ऊपर गुस्सा भी आता है क्योंकि वो हमको पढ़ने का बोलते हैं, हमको नहीं पढ़ना रहता है, हाँ है ना, हमको तो गाने सुनना है, डांस करना है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो एक तरह एक संघर्ष हो जाता है, माता पिता से संघर्ष हो जाता है। दुखों की अवस्था भी इसको बोला जाता है। वही यही दुख है कि यार पापा मम्मी पढ़ने का बोल रहे हैं और हमें तो डांस करना है, खेलना है, कूदना है ना, हमें हमारे दोस्तों के साथ पार्टी करना है, बर्थडे में जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो ये एक उलझन की और दुख की अवस्था होती है। पूर्ण समाजीकरण की अवस्था, ये वो जो अवस्था होती है जिसमें बच्चा जो होता है
पूरी तरह से समाज में घुल मिल जाता है। समस्याओं की आयु इसको बोलते हैं संवेग तीव्रता का काल। इसमें जो संवेग होते हैं, ये जो ऐसी अवस्था होती है कि जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा पथभ्रष्ट होता है ना। संवेग तीव्रता का काल इसको हम बोलते हैं। इसके अलावा बसंत ऋतु की अवस्था भी बोलते हैं, क्योंकि यही वो समय होता है जिसमें बच्चा बहुत अच्छे से फलता है। जैसे बसंत ऋतु में फूल फल फल जाते हैं ना, ऐसे ही ये अवस्था होती है कि बहुत सुंदर दिखने लगता है। किशोर अवस्था तो एकदम बसंत ऋतु की अवस्था। लड़कियां हैं तो लड़के हैं तो पिंपल्स उठने लगते हैं, एक नया जोश दिखने लगता है, तैयार होने लगते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। इसके अलावा पतझड़ ऋतु भी बोलते हैं इसको। पतझड़ 10वीं 12वीं में फेल हो गए तो पतझड़ ऋतु आ जाती है, 10वीं में फेल हो गए तो पतझड़ आ जाता है। इसके अलावा आत्मसम्मान की अवस्था भी इसको बोलते हैं। जरा जरा में बुरा लग जाता है, कोई ने अगर मम्मी पापा ने किसी दोस्त के सामने कुछ बोल दिया तो बेइज्जती हो जाती है, तो ये आत्मसम्मान आ जाती है। और पूर्व नैतिकता की अवस्था भी होती है। बहुत ज़्यादा नैतिकता तो नहीं हो सकता व्यक्ति, बहुत ज़्यादा मोरल वैल्यू वाला तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ पूर्व नैतिकता की अवस्था इसको आ जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किशोर अवस्था को 10 से 19 वर्ष में बांटा है। कितने? 10 से 19 वर्ष में बांटा है किशोर अवस्था को। ये पूछा जाता है कि WHO ने किशोर अवस्था को किस में बांटा है, तो 10 से 19 वर्ष में बांटा है। 10 से 19 वर्ष में से एक क्या होता है, 10 से 15 वर्ष की हो जाती है, और दूसरी क्या हो जाती है, 15 से 19 वर्ष की हो जाती है। तो WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किशोर अवस्था को किस में बांटा है, 2 वर्गों में बांटा है। सबसे पहले 10 से 19 वर्ग में बांटा, और 10 से 19 में एक बांटा है पूर्व किशोर अवस्था और एक उत्तर किशोर अवस्था। पूर्व किशोर अवस्था कितनी होती है, 10 से 15 होती है, और उत्तर किशोर अवस्था कितनी होती है, 15 से 19 उत्तर किशोर अवस्था होती है। ठीक है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 हुई थी। सामान्यतः किशोर अवस्था को 3 चरणों में बांटते हैं, पूर्व, मध्य और उत्तर। ठीक है, पूर्व, मध्य और उत्तर बांटते हैं। पूर्व क्या होता है, पूर्व होती है 10 से 12, पूर्व होती है 10 से 12, मध्य में आता है 13 से 15 और उत्तर में आता है 16 से 19। ठीक है। एडोलसेंस, जिसको हम किशोर अवस्था ही बोलते हैं, इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द से। देखो लैटिन शब्द से ही सामुदायिक संगठन आया है। ये बहुत सारे शब्द जो है ना हमारे यहाँ के, आपके सुपरवाइजर के, सभी बहुत सारे लैटिन भाषा से ही आए हैं, है ना। तो ये याद रखना, सामुदायिक संगठन भी लैटिन भाषा से ही आया है। और एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति भी कहाँ से हुई है, लैटिन भाषा से हुई है। इसका अर्थ क्या होता है, परिपक्वता की ओर बढ़ना। परिपक्वता की ओर बढ़ना। ये पूछ सकते हैं कि किशोर अवस्था शब्द कहाँ से लिया गया है, किस भाषा से लिया गया है, तो लैटिन भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है, परिपक्वता का ओर बढ़ना। एडोलसेंस एक पुस्तक है, उस पुस्तक के रचनाकार कौन है, स्टैनले हॉल है। कौन है, स्टैनले हॉल है। देखो एडोलसेंस, सेंस है और यहाँ पे स्टैन है, सेंस है और स्टैन है। जो सेंस वाले व्यक्ति हैं वही स्टे कर पाते हैं, जिनमें सेंस है वही रुक पाते हैं, नहीं तो सब लोग गिव अप कर देते हैं। जिनमें सेंस होता है वही स्टे कर पाते हैं। तो सेंस और स्टैनले, इस प्रकार से याद रख लेना। इसके अलावा किशोरावस्था में एक क्रमिक विकास सिद्धांत दिया था। उस क्रमिक विकास सिद्धांत के समर्थक कौन थे, थॉर्नडाइक थे, कॉलिंगवर्थ थे और किंग थे। क्रमिक विकास सिद्धांत के समर्थक कौन थे, थॉर्नडाइक, कॉलिंगवर्थ और किंग थे। 16 से 18 वर्ष के किशोर को 16 से 18 वर्ष के किशोर को प्रतिदिन 1050 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए है। बात करें सामान्य पुरुष की तो उसको 1000 मिलीग्राम चाहिए है। सामान्य महिला को भी 1000 मिलीग्राम चाहिए, लेकिन किशोर को कितना चाहिए, 1050। और धात्री महिला को सबसे ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि वो मिल्क प्रोड्यूस करती है तो उसको कैल्शियम की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो उसको 1200 मिलीग्राम चाहिए होता है। 13 से 15 वर्ष को 1000 मिलीग्राम चाहिए होता है, लेकिन 16 से 18 वर्ष के को सबसे ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि उस समय उसकी हड्डियाँ विकास ज़्यादा होता है। आयोडीन किशोर अवस्था में 150 माइक्रोग्राम चाहिए। आयोडीन सामान्य पुरुष को भी 150 चाहिए है, सामान्य महिला को भी 150 चाहिए है, लेकिन गर्भवती महिला को कितना चाहिए है, 250 चाहिए है, और धात्री महिला को कितना चाहिए है, 280 चाहिए है। ठीक है। विटामिन सी की कितनी मात्रा प्रतिदिन आवश्यक होती है किशोर अवस्था में? वैसे नॉर्मली सामान्य पुरुष, सामान्य महिला को तो 66 से 68 मिलीग्राम आवश्यक होती है, लेकिन जो विटामिन सी की जो मात्रा होती है वो किशोर अवस्था में कितनी होती है, किशोर अवस्था में 66 से 68 मिलीग्राम आवश्यक होता है। कितना, 66 से 68 मिलीग्राम प्रतिदिन आवश्यक होता है विटामिन सी। किशोरावस्था में आयरन की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? किशोरावस्था में आयरन 30 से 32 मिलीग्राम चाहिए है, जबकि एक सामान्य पुरुष की अगर हम बात करें तो सामान्य पुरुष को
23 मिलीग्राम, सॉरी, सामान्य पुरुष को चाहिए है 19 मिलीग्राम आयरन चाहिए है, और सामान्य महिला को कितना चाहिए, 29 चाहिए है, और धात्री महिला को कितना चाहिए है, 23, और गर्भवती महिला को कितना चाहिए, 40 मिलीग्राम चाहिए। किशोरावस्था में 30 से 32 मिलीग्राम चाहिए रहता है। कैल्शियम का जो, ये कुछ क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ले मिल गए थे जब मैं ये बना रही थी, तो मैंने डाल दिया था, क्योंकि ये जो पीडीएफ मैं पढ़ा रही हूँ हमारे हम जीतेंगे बैच की थ्योरी पीडीएफ है, जो आप लोगों के रिवीजन के लिए ले आई हूँ मैं अभी। तो उसमें ही मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट डाले थे, ये याद रख लेना कि जो कैल्शियम का अवशोषण होता है कहाँ पे होता है, तो छोटी आंत के जेजुनम और इलियम में होता है। छोटी आंत का जो जेजुनम होता है वो ग्रहणी का, ड्यूडेनम का, जो छोटी आंत 3 भागों में बांटी होती है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। जो जेजुनम होता है वो सेकेंड पार्ट होता है छोटी आंत का, और जो इलियम होता है वो सबसे थर्ड पार्ट होता है। सबसे ज़्यादा जो खाने का अवशोषण होता है, पाचन होता है, वो इलियम में ही होता है। तो कैल्शियम का जो अवशोषण होता है वो जेजुनम और इलियम में होता है। पियर के जो पैचेस होते हैं वो भी छोटी आंत के इलियम में होते हैं। ग्रहणी हार्मोन का जो नाम है उसको क्या बोलते हैं, कोलोसिस्टोकिनिन बोलते हैं ग्रहणी हार्मोन को। ब्रूनर ग्रंथियाँ कहाँ देखी जाती हैं, ड्यूडेनम में ब्रूनर ग्रंथियाँ देखी जाती हैं छोटी आंत में। अब बात करते हैं किशोरावस्था के कथन के बारे में। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो नहीं किया है तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, 6260190944, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो अगर आपने मुझे वहाँ फॉलो नहीं किया है तो वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने एमएससी केमिस्ट्री से की है, बीएससी आपका बायोटेक्नोलॉजी से है, या बीएससी आपका माइक्रोबायोलॉजी से है, तो एफएसओ बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई मेंस नहीं है, वनडे एग्ज़ाम देना है, वो भी एमपीपीएससी के थ्रू। तो मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो सारे लोग इसका फॉर्म भरिएगा। इसके टॉपिक कठिन है, लेकिन हमारे पास सबका तोड़ है, मैं सब कठिन से कठिन टॉपिक को ईजी लैंग्वेज में ट्रिक द्वारा याद करवा दूंगी। तो सारे लोग मुझे सबसे पहले ज्वाइन करवा दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप करके बता दीजिएगा कि मैम हमको ज्वाइन करना है, तो मैं ज्वाइन कर लूँगी। इसके अलावा आबकारी का बैच है, आबकारी के बैच में जो साइंस है और जो एमपी जीके है और जो जीके है और करंट अफेयर्स है, ये 4 चीज़ की जो तैयारी है मैं कराऊंगी। इसके लिए आप लोगों को मुझे व्हाट्सअप करना है, आबकारी बैच की जो भी तैयारी आबकारी की तैयारी कर रहे हो। एमपीएसआई का भी हम जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग भी मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। इसके अलावा जिनका भी एग्ज़ाम लास्ट मार्च में है, 18 मार्च को है, 20 मार्च को है, अप्रैल में है, वो आप हमारा अगर चाहें तो आप हमारा थ्योरी या एमसीक्यू बैच ले सकते हैं। वहाँ पर बहुत शानदार तरीके से प्रैक्टिस हो रही है, बहुत शानदार हमने नोट्स प्रिपेयर करके दिए हैं, उससे आप अपनी तैयारी को एक बेहतर लेवल पर जा सकते हैं। इसके अलावा जैसे जो एग्ज़ाम अभी हो रहा है, जो अभी एग्ज़ाम चल रहा होगा, लड़कियां दे रही होंगी, उनसे जो अपन को रिव्यू मिलेगा उसके अकॉर्डिंग अपन आप तैयारी करेंगे, उसके अकॉर्डिंग टेस्ट लिए जाएंगे। तो जो भी जुड़ के करना चाहता है वो मुझे व्हाट्सअप करके जुड़ सकता है। पहला देखते हैं, जॉन्स ने बोला है कि शैशव अवस्था की पुनः आवृत्ति किशोरावस्था में पाई जाती है। इसको ट्रिक से याद मैंने ऐसे करवाया है हमारे ग्रुप में हर टॉपिक का ट्रिक है, हर टॉपिक की ट्रिक वीडियो है। अकेले आपको वो ट्रिक वीडियो भी लेना है तो 199 में केवल ट्रिक वीडियो ले सकते हैं। उसके लिए मैंने एक अलग ग्रुप बना दिया है, उस ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगी, वहाँ पे आपको सारी ट्रिक्स वीडियो मिल जाएंगी। लेकिन आप पीडीएफ भी चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग बैच लेना पड़ेगा। तो जॉन्स ने बोला है, तो आपने सुना होगा जॉनसन बेबी पाउडर ना, तो जॉनसन से उसको याद रखना, जॉन्स, तो शैशव अवस्था में हम जॉनसन बेबी पाउडर लगाते हैं। तो ऐसे याद रखो, एक लड़की थी वो छोटे में जॉनसन बेबी पाउडर लगाती थी, फिर उसने किशोरावस्था में भी लगा लिया। तो जॉन्स ने बोला कि शैशव अवस्था की पुनः आवृत्ति किशोरावस्था में पाई जाती है। हाल ने क्या बोला है, किशोरावस्था को दबाव, तूफान, संघर्ष का नाम तथा नया जन्म काल बोला है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि लड़के, एक किशोर बच्चे को अगर हॉल में छोड़ दिया जाए तो वो इतना ज़्यादा तूफान मचाता है ना, पूरे कमरे पर दबाव डाल देता है। कालभ्रष्ट ने बोला है कि किशोरावस्था के आने पर संवेग में तीव्र परिवर्तन होते हैं। किसने बोला है, कालभ्रष्ट ने बोला है। कॉल सैनिक ने कहा है कि किशोरावस्था के लोग प्रोण को अपनी मार्ग का बाधा समझते हैं। तो कॉल सैनिक से याद रखो, सैनिक जो होते हैं हर बाधा से पार लगा देते हैं। तो जहाँ सैनिक आ जाए, बाधा आ जाए, तो समझ लेना ये हो जाएगा। हैडी कमेटी ने कहा कि 11 से 12 वर्ष के बाद बच्चों की नसों में एक ज्वार उठने लगता है, जिसे किशोर अवस्था बोलते हैं। किसने कहा, हैडो कमेटी। तो हेडेक होता है कब, जब ज्वार उठता है। ज्वार से मतलब होता है ज्वर, ज्वर मतलब क्या होता है, बुखार।
तो हेडे कमेटी ने क्या कहा है कि 11 से 12 वर्ष के बाद बच्चों की नसों में एक ज्वार उठने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, किशोरावस्था बोलते हैं। जीन पियाजे ने जो बच्चों की अवस्था बांटी है, संवेदी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो बांटी हैं चार, उसमें जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक है, 12 से 15 साल है। पियाजे का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये भी पूछते हैं कि पियाजे ने की जो अवस्था है वो अंतिम अवस्था किस वर्ष की है, 15 साल की है। जेएस रोस ने क्या कहा है कि किशोर अवस्था समाज सेवा के आदर्श का निर्माण और पोषण करते हैं। किसने कहा है, रॉस ने बोला है। तो ऐसे याद रखो, रोस, रोस मतलब बहुत ज़्यादा रोस है, जब हमें आता है बहुत ज़्यादा, जब हमें रोस आता है, जब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो हम क्या करते हैं, पोषण करते हैं। पोषण मतलब हम खाना खाते हैं। जब हमें गुस्सा आता है तो हम पोषण करते हैं, हम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, हमें गुस्सा आता है। वैलेंटाइन ने कहा है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। नाजुक समय किसने कहा है, वैलेंटाइन ने बोला है। तो वैलेंटाइन जो दिन होता है बहुत नाजुक दिन होता है। वैलेंटाइन डे क्या होता है, बहुत नाजुक दिन होता है। ठीक है, तो ऐसे इसको याद रख सकते हो। किल पैट्रिक ने कहा है कि किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। किल पैट्रिक ने भी यही कहा है और वैलेंटाइन ने भी यही बात कही है। क्रो ने कहा है कि किशोर अवस्था वह अवस्था है जो वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा को बताती है। कौन, क्रो और क्रो। तो क्रो और क्रो वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी होंगे। क्रो मतलब कौआ। किशोरावस्था में एक कुछ फैक्ट है कि किशोरावस्था में किशोर अपने समूह के प्रति वफादारी निभाता है। इसे दल भक्ति का काल भी कहा जाता है। आपसे पूछेंगे दल भक्ति का काल किसको कहा जाता है, तो दल भक्ति का काल किसको कहते हैं, किशोरावस्था। शाम को आईसीएमआर का पूरा रिवीजन करवा दूंगी फुल टू फुल, 2020 के भी और 2024 के भी। तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन पर पिंट दबा के रखना, जिससे आपको पता चलता रहे कि कब वीडियो आ रहा है। रात को ही आईसीएमआर लेके आऊँगी और उसके थोड़ी देर बाद प्रबंधन वाला लेके आऊँगी। बहुत सारे लोगों के मैसेज पड़े हैं इसलिए। किशोरावस्था में समायोजन का अभाव पाया जाता है। समायोजन नहीं कर पाता है एक दूसरे बच्चे से, माँ बाप से नहीं कर पाता है बच्चा, वो दूसरे की बात नहीं मान पाता है। किशोरावस्था में दिवा स्वप्न की अवस्था रहती है। दिवा स्वप्न में मतलब किशोरावस्था में दिवा मतलब यार, किशोरावस्था में बच्चा सोचता रहता है मुझे भी मुंबई जाना है, मुझे ऋतिक रोशन जैसा बनना है ना, मुझे कार्तिक आर्यन जैसा बनना है। दिवा स्वप्न ही देखता रहता है, दिन में ही स्वप्न देखता रहता है। तो दिवा स्वप्न की अवस्था किशोरावस्था को कहते हैं। इसे निगमनात्मक तर्कणा का काल भी कहते हैं। नियम बनाकर तर्क करने लगता है तो निगमनात्मक तर्कणा का काल भी किशोरावस्था को कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। बहुत ही शानदार वीडियो था, छोटा सा टॉपिक था, है ना। तो इसको अच्छे से कर लो, रात को और वीडियो लेके आऊँगी। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, कमेंट जरूर किया कीजिए। सारे लोगों के कमेंट में पढ़ती हूँ। जिनका भी एग्ज़ाम है उसका रिव्यू मैं दूंगी। बाकी जिनका कल एग्ज़ाम है अच्छे से तैयारी करो, टेंशन बिल्कुल मत लो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट अब एग्ज़ाम दो, जो होना था, जो पढ़ना था वो पढ़ चुके हो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।